The next topic is transgenic plants. Yesterday we studied transgenic bacteria, कैसे किन Yes. किन पर्पसेस के लिए हमने इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट प्रोटीन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, फिर हमने देखा कि बीजेस की क्लीनिंग के लिए आफ्टर स्पिल ऑयल स्पिल्स के बाद इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिक स्वीटनर के तौर पर, यानी कि ये सब काम हमने किया जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया। आज हमने देखना है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हम इसको कैसे इनको बना सकते हैं और इनका क्या फायदा हो सकता है, किस किस मेन एरियाज में हम इसको टारगेट करेंगे। तो आज हम इसको थोड़ा सा ये देखेंगे। सो बेसिक टेक्निक वही है, ठीक है, कि हमने उसको जीन ट्रांसफर करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम मेन ये है कि प्लांट की सेल वॉल हार्ड होती है, रिजिड होती है, और उसको पहले तो डैमेज करके उसको वहां से रप्चर करके तोड़ के वहां से न्यूक्लियस तक जाना, वहां उसके डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना, यही थोड़ा सा मेन एरिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ से इसके लिए टेक्निक स्टडी करनी है। इससे पहले एक टर्म है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब होता है कि जब सेल वॉल हमने रिमूव कर दी, ठीक है, और ये जो उसका एरिया होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्निक्स हैज बीन डेवलप्ड टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन इनटू इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियोज और इनटू द प्लांट सेल्स। जिस सेल की सेल वॉल रिमूव हुई भी हो उसको हम कहते हैं, उसके जो इंटरनल मटेरियल होगा यानी कि उसके सेल मेम्ब्रेन प्लस उसका साइटोप्लाज्म या सिर्फ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब जब हमने उसकी सेल वॉल, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेल वॉल हार्ड होती है, काफी बड़ी साइज में रिजिड होती है, तो उसको रिमूव करना जरूरी होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम, जाहिर है कि हमने जो भी टेक्निक यूज करनी है वो तो एक सेपरेट टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोटोप्लास्ट हासिल कर लिया, तो प्रोटोप्लास्ट को हमने इलेक्ट्रिक करंट देते हैं while they are suspended in a liquid containing foreign DNA। यानी कि एक ऐसे बीकर में आप समझ लें, ऐसे एक रिएक्टर में कि जिसमें हमने अपने प्लांट सेल्स को डाला हुआ है जिनकी सेल वॉल रिमूव की हुई है, प्लस उसमें हमने फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट से उसमें से गुजारेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का क्या फायदा होगा, इट विल मेक सम टाइनी सेल्फ सीलिंग होल्स, यानी कि उसमें वहां पर छोटे छोटे एरियाज में सुराख बन जाएंगे। उस सुराख से क्या होगा, और सुराख कहाँ बनेंगे, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उस मेम्ब्रेन में होल्स बनने की वजह से क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल कैन एंटर, जैसे जेनेटिक मटेरियल वहां से एंटर हो जाएगा उसके बाद वो एरिया वहां पर खुद लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो जीन अपनी जगह पर डीएनए के साथ खुद को अटैच कर लेगी और वो एक्सप्रेस करेगी जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। देन अ प्रोटोप्लास्ट विल डेवलप इनटू द कंप्लीट प्लांट। फिर उसी प्रोटोप्लास्ट से, यानी कि एक सेल से या एक टाइप ऑफ सेल से, या अगर हमने ये काम एक एम्ब्रियो में किया हुआ है, ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि सीड से एम्ब्रियो निकलता है, ऐसे ही है ना, सीड से एम्ब्रियो निकलता है, उस एम्ब्रियो से उसका स्टेम और उसके रूट्स देन डेवलप करती हैं। तो हमने जो भी अगर एम्ब्रियो में हुआ हुआ है जाहिर, तो जो उससे कंप्लीट प्लांट बनेगा वो सारी चेंजेस, वो डीएनए जो आपने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है वो उसमें भी हमें शो होंगे। सो फॉरेन जीन ट्रांसफर टू द, अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, हमने किसमें ये काम कर चुके हैं, कॉटन कॉर्न एंड पोटैटो स्ट्रिंग। ठीक है, हैव मेड दिस प्लांट। अब इसमें जैसे हमने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया तो फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि दिस प्लांट्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, यानी कि वो छोटे इंसेक्ट्स कह लें, छोटे कीड़े कह लें कि जो उन प्लांट्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं, तो अब ये प्लांट्स उससे रेजिस्टेंट हो गए बिकॉज नाउ देयर सेल्स प्रोड्यूस्ड एन इंसेक्ट टॉक्सिन्स। कल हमने ये चीज देखी थी ना कि बैक्टीरिया भी इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपने उनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब जब इन्हीं प्लांट के सेल्स में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वो जीन क्या कर सकता है, वो जीन एक खास किस्म का टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, तो वही जीन आपने प्लांट में डाल दिया, तो इसका मतलब यह है कि अब वही प्लांट खुद एक इंसेक्ट टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे इंसेक्ट टॉक्सिन वो बाहर रिलीज करेंगे, तो जो इनके उनके पेस्ट हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ आ गई यहाँ तक आपको बात। Yes, ma'am. सिमिलरली अभी अगले प्लांट की हम बात कर रहे हैं, सोयाबीन। सोयाबीन हैज बीन मेड रेजिस्टेंट टू द कॉमन हर्बिसाइड्स। अच्छा, अब देखिए ना, बात ये होती है कि समटाइम हम ऐसे इर्द गिर्द छिड़काव वगैरह फसलों पर किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के, हर्बिसाइड्स के, फंगिसाइड्स के। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनकी ये सारे कीड़े मार अद्वियात होते हैं। लेकिन ये कीड़े मार अद्वियात क्या करती हैं, ये हमारे जो रिक्वायर्ड प्लांट्स होते हैं ये उनको, उनके लिए भी नुकसानदेह होती है, उनके लिए भी खतरनाक होती है। ठीक, अब हमारी फसलों को, मेन क्रॉप्स को भी तो इतना मजबूत होना चाहिए कि उनके ऊपर इन तमाम
हर्बिसाइड्स का, यानी कि हर्बिसाइड्स आर दोज, कह लें आप, टॉक्सिन्स, ठीक है, कि जो विच कैन डैमेज दीज हर्ब्स, ठीक है, प्लांट्स में जो होती है ना अनवांटेड हर्ब्स होती हैं, अनवांटेड जड़ी बूटियां होती है, तो उनको खत्म करने के लिए हम हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हर्बिसाइड हमारी मेन क्रॉप के लिए भी नुकसानदेह होती है, तो हमारी मेन क्रॉप शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीज herbicide. So some corn and butter plants are both पेस्ट एंड हर्बिसाइड, यानी कि इन प्लांट्स को हमने जेनेटिकली ऐसे इंजीनियर कर दिया कि इनके ऊपर पेस्ट खुद आके भी, यानी कि इंसेक्ट्स खुद आके भी अटैक नहीं कर सकते, और साथ में जो आप इनके ऊपर खुद हर्बिसाइड, यानी कि हर्ब्स को भी खत्म करने के लिए आप जो इनके ऊपर होते हैं ना ऐसे स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड का, ठीक है, तो उस स्प्रे से होने वाले मेन प्लांट को नुकसान से भी हम बचा सकते हैं। समझ आ गई बात की? Yes, ma'am. ओके। In 1999, these transgenic crops were planted on the more than 70। अब ये थोड़ी सी बस एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है, इसको आप इसको याद ना करें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ कि 1999 में क्या किएगा कि इसी तरह की ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को प्लांट किया गया, कितने, मोर देन 70 मिलियन एकर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इतने ज्यादा इलाके में इन्हीं प्लांट्स को, यानी कि जो जिस प्लांट जो विच आर रेजिस्टेंट टू द पेस्ट एंड हर्बिसाइड। और इसके जो सोचा गया कि जाहिर है जब ये इतने पेस्ट से भी रेजिस्टेंट हैं, इनके ऊपर ये कीड़े मारा दयात का भी असर नहीं हो रहा, तो ये जाहिर है ये ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रो करेंगे इजीली और फ्रूट भी अच्छा देंगे। सो दे आर एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन अबाउट 5 years। सो इम्प्रूवमेंट्स स्टिल टू कम फॉर आर इंक्रीज प्रोटीन। अब हम चाहते क्या हैं कि प्लांट्स में क्या मेन चीज हो कि तो वो प्रोटीन की जो उनसे जो फ्रूट आप ले रहे हैं और स्टार्च कंटेंट उनमें वो ज्यादा होना चाहिए, एंड मॉडिफाइड ऑयल एंड अमाइनो एसिड कंपोजिशन, मतलब वो स्ट्रांग तो हो ही हो, लेकिन उनसे जो हम फ्रूट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसकी जो अमाउंट है वो हमारे पास बहुत अच्छी हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। बात समझ आ गई है? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब आगे यहाँ पर थोड़ी सी दो तीन हम वो टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमने टेक्नोलॉजी पढ़नी है C4 साइकिल के हवाले से पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और एक वीड की बात करनी है, उस वीड के हवाले से फिर हमने थोड़ा सा इनको ना अपने साइकिल्स को बूस्ट करना है, एक हम प्लास्टिक के हवाले से बात पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी स्टोरीज हैं इंटरेस्टिंग किस्म की, ये आपने जहन में रखनी है। एक एंटीबॉडीज के हवाले से स्टोरी हमने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि इनको हमने, अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने ये करना है कि प्लांट्स में ऐसा साइकिल उसके अंदर इंसर्ट कर दें, जैसे हमें पता है कि नाम का फोटोसिंथेसिस का आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से वो अपनी फूड तैयार करता है, तो उसमें ऐसा साइकिल डाल दिया जाए कि वो ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले, ज्यादा फोटोसिंथेसाइज करे, ज्यादा फूड जनरेट हो, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है हम थोड़ी सी देख लेते हैं। एग्री बिजनेस कंपनीज, यानी कि जो इनका काम, वो कंपनीज जो एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं, वो कहाँ पर आजकल, कहाँ उनका ज्यादा फोकस क्या है, दे आर बिजी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ट्रांसजेनिक वर्जन ऑफ द व्हीट एंड राइस इन एडिशन टू द कॉर्न। वो चाहते हैं कि गंदम, चावल और मकई, इस सब में ट्रांसजेनिक करेक्टर, यानी कि हम अपनी मर्जी के जीन उसमें इंसर्ट करें और अपनी मर्जी के फूड उनसे लें। This is considered an absolute necessity if the 2020 global demand for the rice, wheat and corn is to be met। यानी कि अगर इनके इस साल में से जिसमें हम गुजर रहे हैं, ज़ाहिर वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज सो मच और डिमांड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये आज से कुछ सालों पहले की बात है कि व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड कि अच्छा उस टाइम तक हमारी इनमें अभी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज हम प्रोड्यूस कर भी चुके हैं, विदाउट सीजन हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रहे हैं। तो इसमें अब हमें क्या, कैसे हम टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट हैज कंटिन्यूड टू राइज सिंस 1960। ये ज़ाहिर है गंदम की जो भी हमारे पास हार्वेस्ट है, जो पैदावार है वो बढ़ती जा रही है 1960 के बाद से, व्हेन स्पेशल हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट। देखिए हाइब्रिड प्लांट वो होता है ना कि जिसमें आपने दो डिफरेंट वेराइटीज को आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक की फ्रूट की अमाउंट और एक ही फ्रूट की क्वालिटी, उन दोनों क्वालिटीज को आपने मिक्स कर दिया तो जो नया प्लांट आएगा आपके पास वो उसकी दोनों में, दोनों क्वालिटीज एक ही प्लांट में आएंगी। तो ये वहां से शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से कि ग्रीन, यानी कि ग्रीनरी प्लांट्स ऐसे लगाए। बट द पर कैपिटा प्रोडक्शन हैज नाउ फ्लैटेंड आउट। फ्लैटेंड आउट मीन्स कि ये तो ग्राफ होता है ना, ऊपर सीधा ऊपर जा रहा है, उसका मतलब होता है कि कोई चीज क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ फ्लैट होता है तो इट मीन्स के
वो सीधा स्ट्रेट हो गया है, अब देयर इज नो मोर एनी प्रोडक्शन। तो पर कैपिटा मीन्स के पर हेड प्रोडक्शन हैज बीन फ्लैट, यानी कि ये कम हो गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि आबादी दुनिया की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम एक बंदे के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन देखें तो वो काफी कम है। The hope is that genetic engineering will allow farmers to surpass the yield barrier. अब हम genetic engineer की हेल्प से देखते हैं कि शायद किसानों को, फार्मर्स को हेल्प मिल सके। अच्छा, ये तो सारी थी बेसिक प्रॉब्लम, समझ लें आप कि क्यों इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। अब हम यहाँ से आगे 3 पॉइंट्स समझेंगे। वो 3 पॉइंट्स क्या है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को, कैसे आप अपने प्लांट्स में ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसे जीन्स डाल दें कि वो प्लांट्स अपना काम बेहतर तरीके से करें। अब पहली स्टोरी क्या है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। द स्टोमेटा, वेयर हमें पता है दीज आर द पोर लाइक ओपनिंग इन द लीव्स, पत्ते के निचली साइड पर या ऊपरी साइड पर स्टोमेटा पोर्स होते हैं। अच्छा, इनको हम अगर चेंज करते हैं, कुड बी अल्टर्ड टू बूस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, मतलब इनको ऐसा कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लें और कट डाउन द वाटर लॉस, और अपने अंदर से बहरे, लेकिन अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो पानी का लॉस भी ज्यादा होगा। तो ऐसी कोई टेक्निक आए कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा वो अपने अंदर लें लेकिन वाटर कम से कम जाया हो। ठीक है, पहली टेक्नोलॉजी तो ये पहली, बल्कि आप कह लें कि पहली अप्रोच ये। अनदर पॉसिबल गोल, अब दूसरा वो क्या टारगेट चाहते हैं, इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, या आप अगर एंजाइम अपनी फर्स्ट ईयर की वो बुक देख लेना, इसमें आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आप देखेंगे कि तो ये एंजाइम आपको मिलेगा कि ये एंजाइम, इसका रोल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में भी इसका रोल है और इसका रेस्पिरेशन में भी रोल है। तो ये जो एंजाइम है रुबिस्को, इसकी कारकर्दगी को इतना अच्छा बना दिया जाए ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके। ठीक है, ये आपने दो अप्रोच देख ली, एक तो स्टोमेटा लाइक ओपनिंग को आप उसको कर दें, बूस्ट कर दें, और एक रुबिस्को एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दें। A team of Japanese scientists are attempting to introduce C4 cycle into the rice. अब वो कोशिश कर रहे हैं जापानीज टीम कि C4 साइकिल, यानी कि कैसा साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के हवाले से, कि इसको अगर आप प्लांट में इंसर्ट करेंगे तो प्लांट्स दैट यूटिलाइज C4 साइकिल अवॉइड द इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज, ठीक है, बाय यूजिंग अ डिफरेंट मीन ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर करना तो हर हाल में जरूरी है। ठीक है, लेकिन जिस पौधे में आपने C4 साइकिल डाल दिया, वो क्या करता है उसमें, ये जो एंजाइम है ना कार्बोक्सिलेज, जो देखें नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवा रहा है वाटर के साथ। अगर इस एंजाइम में कहीं इनएफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि एंजाइम अपना काम सही नहीं करता, ठीक है, तो वो वाले प्लांट क्या करते हैं, वो वाले प्लांट कोई और दूसरा अल्टरनेट तरीका यूज कर लेते हैं फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई यहाँ तक इस बात की? Yes, ma'am. Okay. So unlike the single gene transfers that has been done so far, this modification would require a thorough re-engineering of the plant. So, देखिए, जब सिंगल जीन ट्रांसफर होगा तो ज़ाहिर है एक ही क्वालिटी पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल जीन ट्रांसफर कर दें, स्टोमेटा के हवाले से भी कर दें, आप रुबिस्को के हवाले से भी कर दें, आप C4 साइकिल वाले जीन भी, तो देखिए ना एट ए टाइम आप कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना अच्छा आएगा। तो यूं इस तरीके से हम इसको अपने प्लांट्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक। अच्छा, सिंगल जीन ट्रांसफर विल काज द प्लांट टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एग्जांपल्स शुरू हो गई। कैसे? A weed called mouse-eared grass has been engineered to produce a biodegradable plastic। अच्छा, एक वीड भी जड़ी बूटी को कहते हैं, इसका नाम क्या है, माउस ईयर्ड ग्रास, यानी कि इसका जो ईयर, जो लीव्स होते हैं ना, वो माउस के ईयर की तरह होते हैं। वीड में आपको ये दिखा भी देती हूँ। तो ये वाली जो वीड है, ये जड़ी बूटी है, ये बना रही है एक ऐसी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को। ठीक है, इस प्लांट से हमें, इस प्लांट को हमने इंजीनियर किया और इससे हमें ये प्लांट मिली, प्लास्टिक मिली। और ये प्लास्टिक कौन सा है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट इन द सेल ग्रेन्यूल। देखिए ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप प्लांट से एक प्लास्टिक, और प्लास्टिक भी कैसी कि जो खुद ब खुद डैमेज हो जाने वाली, यानी कि आजकल बहुत सारे जो प्लास्टिक्स बन रही हैं, इसका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती और वो पड़ी रहती हैं और वो मतलब ना इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करती हैं। तो आजकल उन्हीं चीज़ों को पे ध्यान दिया जा रहा है विच आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो हमारी वीड है, इसमें इंजीनियरिंग करके हमने प्लास्टिक जनरेट कर सकते हैं, सो दैट प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल।
अच्छा, अब अगला जो इसका फायदा क्या हो रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, कि दिस प्लांट्स आर इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज इन देयर सीड। यानी कि हम अपनी बहुत ज्यादा मेडिसिन को प्लांट्स के सीड से ले रहे हैं। समझ आ रही है बात की? Yes, ma'am. प्लांट्स को इंजीनियर करके आपने ह्यूमन हार्मोन्स को, ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, एंटीबॉडीज को प्लांट्स के सीड से आप ले रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब हम इसमें से एक तरह की स्टडी करते हैं सीड का, वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय द कॉर्न। हमने मकई से एक तरह की एंटीबॉडी हासिल की। ठीक है। वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय द कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू द ट्यूमर सेल। यानी कि जहां पर ट्यूमर आपने पढ़ा था कैंसरस सेल्स में, ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या कर सकता है, कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप, यानी कि हैवी मेटल्स को इन रेडियो, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज होती है उनको ट्यूमर सेल्स के अंदर तक ट्रांसफर कर सकता है। एंड अनदर मेड बाय द सोयाबीन, और एक और तरह की एंटीबॉडीज के जो सोयाबीन ने बनाई, कैन बी यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट फॉर जेनेटल हर्पीस। यानी कि आपने ये डिजीज पढ़ी थी जेनेटल हर्पीस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज में, इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय सोयाबीन कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट। समझ आ गई? Ma'am. जी, आगे। ओके, सो प्लांट मेड एंटीबॉडीज, इनका फायदा क्या है? दीज आर इनएक्सपेंसिव, इतनी कॉस्टली नहीं होती, एंड देयर इज लिटिल वरी अबाउट द कंटामिनेशन विद द पैथोजेंस दैट कुड इन्फेक्ट पीपल। अच्छा, इसका एक और फायदा ये है कि तो कॉस्टली नहीं होती, और इसमें कंटामिनेशन का, यानी कि इसमें दूसरे बैक्टीरिया वायरस का, इसमें थोड़ा सा जो मतलब जाहिर है कि जो इसमें प्योरिटी नहीं होती है मेडिसिन में, तो ये इसमें प्योरिटी का इतना इशू नहीं होता। सो क्लिनिकल ट्रायल्स हैज बीन बिगन, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक क्लिनिकली इस काम को शुरू किया जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, अब इस पर ना काम जारी है। तो मैं आपको दोबारा से ये चीज़ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा। प्रोटोप्लास्ट यानी कि जिनके सेल वॉल रिमूव हो गया, उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट देकर जीन ऑफ इंटरेस्ट से उसको मिक्स किया, तो वहां से वो उसके एंटर हो गया, अंदर चला गया। अब हमने ये देखा कि कुछ प्लांट को आपने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया, क्योंकि वो ऐसे टॉक्सिन आपने इनके ट्रांसफर किया था, और कुछ प्लांट दीज आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एज वेल। ठीक। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट क्या है कि इनकी इंक्रीज प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट लेवल हो, और उनका ऑयल और अमाइनो एसिड कंपोजिशन लेवल भी बेहतर हो। फिर हमने इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी कि C4 साइकिल उसमें डाल दिया जाए, उन प्लांट्स में इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज को अवॉइड किया जाए, ताकि रुबिस्को एंजाइम की एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाया जाए। फिर हमने एग्जांपल पढ़ी कि एक वीड जो एक जड़ी बूटी है, इसका क्या फायदा हुआ, इसने एक हमें प्लास्टिक बना के दी दैट इज बायोडिग्रेडेबल। इस तरीके से कुछ प्लांट्स ने हमें ह्यूमन हार्मोन्स, क्लोटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज दी। फिर हमने दो एंटीबॉडीज देखी, एक मेड बाय द कॉर्न एंड दूसरी थी हमने वो पढ़ी मेड बाय सोयाबीन। तो एक ने ट्यूमर सेल्स में रेडियो आइसोटोप्स को डिलीवर किया, और दूसरी जो सोयाबीन ने बनाई थी दैट वाज हेल्प फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीस। सो क्लियर है ये टॉपिक? Yes, ma'am. ओके, सो टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Transgenic animals. जी। तो इसके बाद ये क्लोनिंग वाला फिलहाल नहीं है, जीन थेरापी कल इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द लास्ट टू Inshallah. टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। साथ साथ इस चैप्टर को तैयार भी रखना है। ठीक। इंशाल्लाह कल मैम मुलाकात होगी। सिलेबस भी बता दीजिएगा। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज़।